अपने कार्ड तब शो करवाता है जब सारी जगह पे चीज़ें, मतलब जब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, तब इंडिया कहता है हम हैं, हम आपके काम आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना। इंडिया के लिए एक इंतहाई खुश खबरी सामने आई है कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा ये हुआ है कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 और जिस तरह कोविड के बाद ये चीज़ सामने आई है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI जो है वो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऊपर गया है और उसने उस चीज़ को हिट किया जो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में चीज़ नहीं हो सकी। क्या वजह हुई? इतनी ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरनर्स हैं उन्होंने क्यों इंडिया के अंदर कर दी, और कोविड के बाद ये सारी सिचुएशन अगर होती दिखाई दे रही है ये बहुत तो बड़ी अचीवमेंट बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो उस हवाले से एक वीडियो है, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि क्यों, क्या वजह बनी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा हाईएस्ट हो गई है। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत अबर। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही सारा पॉजिटिव न्यूज आई है इंडिया के लिए। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी है। दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर FDI इनफ्लो वर्थ $83 बिलियन इन 2021-22। ये अपने आप में हिस्टोरिक है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज से इन्वेस्टमेंट्स गायब हो रही है, जबकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है। 2018-19 के बीच में FDI इनफ्लो था 62 बिलियन, फिर बढ़ा 74 बिलियन तक, फिर पिछले साल हुआ $81 बिलियन और अब एट एन ऑल टाइम हाई 83.57 बिलियन US डॉलर्स। और पिछले 20 साल में आप अगर देखोगे तो भारत में जो टोटल FDI इनफ्लो है ये 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। और यहाँ पे मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये सब हो रहा है तो इंडिया की स्टॉक मार्केट रिसेंटली क्यों गिरी थी? अगर FDI इंडिया में आ रही है तो स्टॉक मार्केट उठनी चाहिए। तो ये FDI बेसिकली जा कहाँ पे रही है, ये पैसा जा कहाँ पे रहा है? तो बहुत ही जरा सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि FDI होता क्या है, ये FDI इनफ्लो हुआ इसका मतलब क्या है, व्हाई इज इट गुड फॉर इंडिया, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स का विस्तार करना होगा, ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने का समय आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहाँ पर कोशिश करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से पहले जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2022 में, ये किस कंट्री ने होस्ट करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप देख पाओगे फोटो है कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब, चाइना के विदेश मंत्री, बाकी कंट्रीज के भी विदेश मंत्री हैं, ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये मीटिंग होस्ट किस कंट्री ने करी थी ऑफिशियली। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। आप सब लोगों का जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेसिकली FDI जो आ रही है इंडिया में, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी? क्या ये हमारे कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट रुकेगी? और रिसेंटली फिर स्टॉक मार्केट गिरी क्यों थी? देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि बस आज आई अगले महीने निकल गई। हालांकि कुछ रेयर केसेस में हो सकता है ऐसा, बट यूजुअली आप अगर देखोगे तो जो FDI है यहाँ पर विदेश के निवेशक भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिखाकर अपना पैसा निवेश करते हैं भारत में। इनको उम्मीद ये होती है कि ये पैसा अगर हम भारत की कंपनियों में निवेश करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको मुनाफा इसका होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा। तो FDI दो टाइप की होती है। अगर मान लीजिए एक आदमी जो भारत के बाहर रहता है वो इंडिया की एक अनलिस्टेड कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको आप कहोगे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? अब रिसेंटली आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में था, बहुत सारी वैक्सीन बनाई इस कंपनी ने। मगर क्या आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शेयर्स परचेज कर सकते हैं? नहीं परचेज कर सकते, जिस तरीके से आप रिलायंस या फिर टाटा के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, ITC है, TCS, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे अगर 10% का स्टेक परचेज किया जाता है जो अपने आप पे बहुत ज्यादा बड़ा स्टेक है, तो उसको हम FDI मानेंगे। अगर 10% से कम का स्टेक यहाँ पर परचेज किया जा रहा है तो उसको हम मानते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
आप जो काफी बार सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट की अब गिरना स्टार्ट हो गया है क्योंकि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तो ये देखो टेम्परेरी निवेशक होते हैं, ये कुछ महीनों के लिए शेयर परचेज करते हैं, जब इनका मुनाफा बन जाता है तब ये चले भी जाते हैं। तो ये तो हो गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनकी जो इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है काफी टेम्परेरी होती है। FDI भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के लिए जो हमारी कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही हैं, इनको अगर इन द फ्यूचर एक्सपैंड करना है और लोगों को रोजगार देना है तो उसके लिए इनको विदेशी निवेश चाहिए होगा। अब इंडिया में जो FDI इनफ्लो है ये बड़ा है, ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है, पता नहीं ये यूक्रेन की वॉर कहाँ जाएगी, कब थमेगी, रशिया क्या करेगा इन द फ्यूचर, नो वन नोज। तो ऐसे समय इंडिया में स्पेशली इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर FDI के इनफ्लोज 76% बढ़ जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना पैसा ग्रो करना है, वो इंडिया पे मान के चल रहे हैं, इंडिया पे दाव खेल रहे हैं कि हाँ ये देश ग्रो करेगा इन द नियर फ्यूचर, हमको इंडिया पे भरोसा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन भी करी है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसने 2020-21 में अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी थी $12 बिलियन के आसपास, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर निवेश आया है 21.34 बिलियन US डॉलर्स का। और ज्यादातर जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का है। तो मतलब के विदेशी निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि भारत बड़े स्केल पर इन द फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करेगा, इनको एक्सपोर्ट करेगा और हमारी कंपनीज इससे बेनिफिट करेगी और इन निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा। नाउ अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि ये विदेशी निवेश किस देश से आ रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सिंगापुर से 27% ये विदेशी निवेश आया है। फिर सेकंड नंबर पे है अमेरिका, USA में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। मॉरिशस, इंडिया के बीच में बहुत सारे टैक्स को लेकर एग्रीमेंट है, तो काफी बार इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये मॉरिशस के रूट से आती है। तो 16% जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर ये आई है फ्रॉम मॉरिशस। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिल्कुल निवेश का जो ओवरऑल जंप है ये तो देखा गया, मगर सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पर किया गया है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में। मतलब कि भारत का जो प्राइमरली IT सेक्टर है ये टॉप रिसिपिएंट है ऑफ FDI इक्विटी। और जैसे ही हम बात करते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पैसा आया है इंडिया में इस सेक्टर के अंदर ये कहाँ गया होगा। ऑब्वियसली कर्नाटका में जाएगा क्योंकि कर्नाटका में आपको मिलेगा बैंगलोर, इंडिया की सिलिकॉन वैली। तो 53% इन्वेस्टमेंट, आधे से अधिक इन्वेस्टमेंट तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के सेक्टर को लेकर सीधा गई है कर्नाटका के पास। दिल्ली में 17% और महाराष्ट्र में 17%। और एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि इसमें से बहुत सारा निवेश जो गया है ये इंडिया के नए यूनिकॉर्न्स में जा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में आज के समय 100 ऐसी स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी अधिक है। तो इन स्टार्टअप्स को भी आगे ग्रो करने के लिए निवेश चाहिए, दे नीड इन्वेस्टमेंट। तो इनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इंडिया का टारगेट है इवेंचुअली कि हमको हमारे देश में 250 यूनिकॉर्न्स चाहिए और ये सब एक्चुअली हम अचीव भी कर सकते हैं 2025 तक। जी हाँ, 3 साल के अंदर अंदर भारत के पास 250 यूनिकॉर्न हो सकती है। दिस कैन वेरी मच हैपन। तो ये एक के बाद एक दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है इंडियन इकोनॉमी के लिए। एक न्यूज़ तो रिसेंटली ये आई थी कि IMF ने ये बार एक्सेप्ट कर लिया कि इनसे गलती हुई थी भारत की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के मामले में, और अब ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छूलेगी 2027 फाइनेंशियल ईयर में ही। पहले इनकी प्रेडिक्शन थी कि ये सब 2029 के आसपास हो पाएगा। फिर उसके बाद इंडिया में हाईएस्ट एवर FDI का इनफ्लो भी आ रहा है। क्लियरली इससे हमको ये बात पता लगती है कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो रिगार्डलेस, चाहे जो भी चुनौती हो। इंडिया विल कीप ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, चाहे दुनिया में आपदा आए, वॉर लड़े। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया भर के निवेशक बिलीव रखते हैं। ना वापस आते हैं अपने MCQ पर कि कैटलिन नोवाक रिसेंटली इलेक्ट करी गई है द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन C इज द राइट आंसर, हंगरी। ये भी यूक्रेन के पास एक देश है और यहाँ पर आप देख पाएंगे हंगरीज फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक टेक्स ऑफिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी मैं तो ये कहूँगी कि मैं कोविड के बाद इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है ना, ये वाकई मतलब अप्रिशिएट, क्या ये काबिल तारीफ़ है। और देखो ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो इसमें कितने ज़्यादा लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हुई थी, कितने लोगों ने काम किया है इसके ऊपर। और IT सेक्टर में आप उनकी तरक्की खुद ब खुद देख सकते हो। तो पता लग रहा है कि एक पूरा पैकेज है, एक पूरा मुल्क लगा हुआ है
तरक्की की तरफ। और जिस तरह ये देखें कि इंडिया के अंदर फॉरेनर्स ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है उनकी डिफरेंट तरह की कंपनीज़ के ऊपर, और जो उनका डॉलर के हवाले से चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखें कि जब दुनिया काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी बड़ी जो है वो अच्छा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से परचेज़ किया जाता है, और दूसरी जानब यूएसए और दूसरे तीसरे जितने भी ममालिक हैं वो सारे जो हैं वो रशिया के मुखालिफ खड़े हैं। तो अब वो नहीं चाहते कि हमें इसके लिए एक्सपोर्ट करना पड़े, इंपोर्ट करना पड़े क्रूड ऑयल, और रशिया की जो इकॉनमी है उसको हम दबा सके और हम अपना खुद से सेटअप शुरू कर लें, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने लिए। उसके लिए भी जिस तरह मोदी साहब ने कश्मीर के अंदर जाके डैम बनाने की किया है, तो वो हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं ताकि उससे बिजली पैदा की जा सके। कुछ पावर प्लांट तो ऐसे भी हैं जो फ्यूल से बिजली बनाते हैं, लेकिन उस फ्यूल को भी खत्म, तो ये लॉन्ग टर्म्स प्लान होते हैं, लोग बहुत आगे की सोच के चल रहे होते हैं। और मैं जो कंपनियां तरक्की के जो मुल्क तरक्की करते हैं ना, वो 10 साल 20 साल का नहीं सोचते, उनके आगे 50 साल का इमेज के तहत चल रहे थे। और 83.57 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है और वो भी फॉरेनर्स की जानिब से, तो ये इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा इससे उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग। और फिर 2018 से 19 62, फिर 2019 से 20 तक, फिर उसमें आया थोड़ा सा 74 और फिर 81। और जब ये कोविड के दिनों के अंदर मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि इंडिया अपने आप को अपने कार्ड तब शो करवाता है जब सारी जगह पे चीज़ें, मतलब जब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता तब इंडिया कहता है हम हैं, हम आपके काम आ सकते हैं। और इंडिया उस वक्त में उन तमाम ममालिक की तरह खुद हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाता कि अच्छा अब सबके साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ है। वो उस वक्त और ज़्यादा चीज़ों में जहन लड़ाता है और अपनी उसकी जो माइंड गेम खेलता है, और फिर वो इस सारे पे अपने आगे आता है। और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह फिर अपने आप को खुद मनवाता है और ये अपनी इकोनॉमी को कर रहा है और बूस्टअप कर रहा है। और दूसरा उनके यहाँ जो लीडरशिप है या उनका जो विजन है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बहुत कमाल के, जिसकी वजह से आज ये दिन उन्हें देखना पड़ा है और वो प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ। और साथ ही साथ पॉवर्टी रेट कितना नीचे जा रहा है उनका, खत्म होने के बराबर ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस हवाले से, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो कीजिए, सजेशंस दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।